अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच अलास्का में हुई बातचीत सार्थक रही है। दोनों नेता यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सहमत हुए हैं। साथ ही दोनों महाशक्तियां आपसी संबंध सुधारने पर भी सहमत हुई है। सोने की कीमतों पर अब इसका क्या असर होगा, सोने के ट्रेड में क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, इस पर बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। नितिन जी, सबसे पहले हम दर्शकों को बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने जो मुख्य बातों में कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और नाटो से बातचीत करेंगे। अब वह यूक्रेन और नाटो पर निर्भर है कि वे समझौते को स्वीकार करते हैं या नहीं। जब तक समझौता नहीं हो जाता तब तक कोई समझौता नहीं है। बेहद उपयोगी बैठक में कई बिंदुओं पर हमारी सहमति बनी। मॉस्को बैठक के बारे में ऐसा होने की संभावना, अगली बैठक मॉस्को में होगी। पुतिन भी मेरी तरह हत्याओं का अंत देखना चाहते हैं और पुतिन के साथ हमेशा हमारे रिश्ते शानदार रहे हैं। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा कि यूक्रेन युद्ध एक त्रासदी है और हमारे लिए बहुत बड़ी पीड़ा। यूक्रेन की स्थिति मुख्य चिंताओं में से एक है और बातचीत मूल्यांकन और रचनात्मक रही मेरी ट्रंप के साथ। यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने पे ट्रंप के साथ समझौता है। आज के समझौते से शुरुआत होनी चाहिए और उम्मीद है कि कीव और यूरोप समझौतों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे। ट्रंप से मैं सहमत हूं और यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी होनी ही चाहिए। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका और रूस के बीच व्यापार बढ़ने लगा है। ये एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि मतलब हमारे और अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ने लगा है। ट्रंप के रहते यूक्रेन युद्ध नहीं होता, यह सुझाव देते हुए ट्रंप के राष्ट्रपति काल में संघर्ष टाला जा सकता था। हालांकि यूक्रेन और यूरोप के साथ समझौता महत्वपूर्ण होगा। अब देखिए नितिन जी, अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति ने गेंद पूरी तरह से यूक्रेन और यूरोप के पाले में डाल दी है कि यदि आप सहमत होंगे तो यह समझौता आसानी से हो सकता है और अमेरिका और रूस उसके लिए तैयार है। तो नितिन जी, अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति के बयानों का आपने अभी सुना, जो मुख्य रूप से ये पॉइंट है। तो ये गोल्ड में, इस गोल्ड के ट्रेड के लिए इसके क्या मायने होंगे अब? नमस्कार कमल जी, सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों को। और आज हमारे गोकुल के नंद किशोर कान्हा जी का जन्मदिन है, कान्हा जी का प्रकटोत्सव है, तो उसके लिए भी पूरे देश को हार्दिक शुभकामनाएं। और कमल जी, सबसे पहले उन बातों पे चर्चा करते हैं जो नहीं हुई। जैसे सबसे पहला क्या नहीं हुआ, पुतिन और ट्रंप ने किसी भी पत्रकार के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो आए, उन्होंने अपनी बात कही और चले गए। दूसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब एक पत्रकार ने पुतिन से पूछा कि क्या आप सीज फायर के लिए तैयार हैं, तो बिल्कुल मनमोहन सिंह के अंदाज में उन्होंने बिल्कुल बोल दिया कि 100 सवालों को जवाब देने से अच्छी मेरी खामोशी है। और बिल्कुल खामोशी के साथ जो है वो खड़े रहे वहां पे और उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो जब इन बातों के मायने कमल जी हम निकालने जाते हैं, तो ये जो बातें ट्रंप ने कही है कि अब गेंद जो है वो नाटो के पाले में है या जेलेंस्की के पाले में है, ये बातें जो है वो पूरी तरह से बेईमानी लगती है। क्योंकि अगर यही बात वहां पे पुतिन बोल देते कि बिल्कुल हमारी चर्चाएं जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे हुई हैं और अब जो है मैंने अपनी बातें बोल दी हैं और यहाँ से अब नाटो और जेलेंस्की को डिसाइड करना है कि बेसिकली आगे युद्ध होगा या नहीं होगा, या आगे शांति होगी या नहीं होगी। तो इस तरह की जब किसी भी तरह की संभावनाएं पुतिन द्वारा नहीं दिखाई गई हैं और सारी की सारी कोशिश ट्रंप द्वारा दी गई, और ऐसे में ट्रंप का एक स्टेटमेंट कि जो भी रशिया से ऑयल खरीदेगा उन पे हम आगे टैरिफ लगा सकते हैं। तो ये जो तीन बातें हैं मुख्य रूप से, जिसमें किसी भी पत्रकार का सवाल ना देना, सीज फायर के जवाब पे चुप्पी साध लेना, और रशिया के खरीदारों के ऊपर, रशिया के तेल के खरीदारों के ऊपर टैरिफ लगाना, मुझे लगता है ये वो तीन बातें हैं जिन पे हमको फाइनेंशियल मार्केट्स के लोगों को ध्यान देना चाहिए। और जो ये बताता है कि अभी जो है हाल फिलहाल में कोई डील होती नजर नहीं आ रही है, और शायद अब जो सारी निगाहें हैं वो ट्रंप के मॉस्को दौरे के दौरान रहेगी।
कि उसके ऊपर जो है वो क्या रिजल्ट्स आते हैं। अब आते हैं आपके मूल प्रश्न की तरफ कि इसका सोने चांदी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। देखिए कमल जी, सोने चांदी में पिछले सोमवार से के बाद से जब से आपसे बात हुई है, तो मेरा एक ही स्टैंड रहा है कि जब तक भारतीय बाजारों में 1,01,200 का लेवल नहीं टूट जाता, तब तक बाजारों में किसी भी तरह की तेजी हमें दिखाई नहीं देगी। और मुझे अभी भी लग रहा है कि बाजार में ट्रेंड जो है वो पूरी तरह से गायब हो चुका है और बाजार एक रेंज बाउंड दिशा में आ गया है। अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो 99,000 और 1,01,000 की रेंज है, और अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो 3300 से लेकर 3380 तक की रेंज है। तो मुझे लग रहा है बाजार इसी रेंज में काम करेंगे। ये पूरी तरह से नॉन इवेंट रही है ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग, जिसकी वजह से जो है कल छुट्टी के दिन हम सभी की छुट्टियां भी खराब हुई। हम सभी रात को देर रात तक इसको ट्रैक करते रहे कि क्या क्या आउटकम आ रहे हैं। पर मेरे हिसाब से ये बिल्कुल नॉन इवेंट रही है और इसका कोई भी इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर में तो नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन एनर्जी मार्केट्स कैसे इसको देखते हैं वो कल सुबह हमें देखना पड़ेगा। तो नितिन जी, यहाँ पर एक बात है कि सीधे सीधे कि क्या आप गोल्ड बेचना ज्यादा फायदेमंद है या खरीदना? कमल जी देखिए, गोल्ड जो है वो लगभग 1 लाख के आसपास बंद हुआ है, तो जो हमारी रेंज है उसका ये मिड पॉइंट आता है 99,000 से लेके 1 लाख के बीच में। तो अगर गोल्ड बेचना है तो या तो आप 99,700 का लेवल ब्रेक होता है उसके नीचे आप बेचिए, और अगर वो लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है तो ऊपर में आप फिर वेट करिए। जैसे मंडे को हमने देखा कि सॉरी हमने थर्सडे को हमने देखा कि 1,04,000 के ऊपर 1,07,000 के आसपास के लेवल्स जो थे, यहाँ पे सेलिंग आ रही थी। तो मेरा मानना है कि या तो आप इन लेवल्स पे सेलिंग करें या 99,700 के नीचे सेलिंग करें। बाइंग से अभी हम इस समय पूरी तरह से बच रहे हैं। जी। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय गोल्ड मार्केट कैसा खुलने की फिर भी आप मोटे तौर पर उम्मीद रखते हैं? कमल जी, दो ट्रेडिंग सेशंस की अगर हम बात करें, लास्ट थर्सडे और फ्राइडे की। फ्राइडे हमारे बाजार बंद थे स्वाधीनता दिवस की जी वजह से, जी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुले थे। तो थर्सडे और फ्राइडे दोनों ही दिन इसने जो है नीचे आने की कोशिश करी। 3330 का लेवल जो है ये बार बार सपोर्ट लेता रहा दोनों दिन, लेकिन इसने नए हाई नहीं बनाए, जो ये बताता है कि बाजार में जो बियर्स है वो धीरे धीरे करके अपनी पकड़ को मजबूत बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 3330 के नीचे बाजार चाइनीज मार्केट के पहले खुल जाता है, या चाइनीज मार्केट ओपन होने के पहले, जो कि सुबह 6:30 बजे होता है भारतीय समय अनुसार, अगर ये 6:30 बजे के पहले 3330 के नीचे चला जाता है तो फिर हम 3308 3310 तक के लेवल जो है वो दोपहर तक हम आते हुए देख सकते हैं। देखिए नितिन जी, अलास्का में तो जो बातें हुई वो सामने आई, लेकिन मॉस्को मीटिंग से पहले इन पूरी घटनाक्रम पर काफी बातें होगी, बहुत से निष्कर्ष सामने आएंगे, और इस बीच में कई देशों के, खासकर यूरोप, यूक्रेन, अमेरिका और रूस के भी बयान आते रहेंगे। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि आगे किस तरह एक ट्रेडर को ट्रेड करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक भी बयान, और खासकर देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति तो अपने बयान पलटने से बहुत ही पहचाने जाते हैं कि सबसे बड़े बयान पलट सकते हैं। ऐसे में सावधानी क्या बरते, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई ट्रेडर फंस जाए ट्रेड में। बिल्कुल समझिए, अमेरिका का नीतीश कुमार बोला जाता है इनको, ट्रम्प साहब को। जी जी। तो पलटू राम की संज्ञा इनको दी गई है। तो देखिए इसमें लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी कमल जी, कि ट्रम्प जो है ना वो युद्ध नहीं चाहते हैं, वो पूरे विश्व को चाहते हैं कि व्यापार हो। और उनके जो युद्ध नहीं चाहने के कारण है, इसमें किसी भी तरह का ट्रम्प या जेलेंस्की की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आएगा जिससे बाजारों में गर्मी आ जाए या बाजार जो है वो गर्म हो जाए। तो मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, मॉस्को के पहले हो सकता है ट्रम्प जो है वो ऐसे फीलर्स देने की कोशिश करें कि जहां पे आपको ये लगे कि भाई यहाँ पे युद्ध जो है वो खत्म हो सकता है या युद्ध जो है वो शांत हो सकता है। और उसका एक और कारण भी है कि जब ट्रम्प ने इलेक्शन लड़ा था उसमें उनके दो प्रमुख मुद्दे थे। एक तो वो था कि वो मिडल ईस्ट के अंदर जो इसराइल का और ईरान का युद्ध चल रहा है इसके अंदर वो एक शांति लेके आएंगे, जहां पे उन्होंने सफलतापूर्वक करके भी दिखाया है। और दूसरा उनका था कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है यहाँ पे भी वो शांति लेके आएंगे। तो मुझे लगता है कि चूंकि वो अपना एक इम्प्रेशन जो है वो बना चुके हैं वहां पे कि भाई हम यूएस के अंदर शांति लाना चाहते हैं, और वो हर एक बात पे बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ नेहरू जी को जिम्मेदार बताया जाता है, वैसे ही वो हर एक बात पे बाइडेन को जिम्मेदार बताते हैं। तो किसी भी
कंडीशन पे वो इस तरह की कोई भी विश्व के अंदर स्थिति नहीं आने देंगे जिसके अंदर युद्ध की संभावनाएं जो है वो बने। तो इसके लिए मैं, जब भी मेरे से अगली दिवाली तक के लिए या कुछ भी बात हो रही है कि अगली दिवाली तक या मान लीजिए अगले 15 अगस्त तक सोने के भाव क्या होंगे, तो मेरा एक ही कहना है कि जियो पॉलिटिकल टेंशंस जो है इसकी प्रोबेबिलिटीज काफी कम हो गई है, तो उसको अब हमें दरकिनार करना पड़ेगा। बाकी दूसरे फैक्टर्स के ऊपर अब हमें गोल्ड पे काम करना शुरू कर देना चाहिए, और मुझे लगता है ट्रेडर्स को भी अब इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि जियो पॉलिटिकल टेंशन हटा के और इस पे कैसे काम कर सकते हो। मेरे जैसे ट्रेडर के लिए कमल जी ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग टेक्निकल्स के ऊपर ज्यादा काम करते हैं। जब इस तरह के फैक्टर्स कम हो जाते हैं तो बाजार जो है वो टेक्निकल्स के ऊपर चलने लगता है। नितिन जी, अभी ये देखिए, जो अब मीटिंग हुई अलास्का की वो अपनी जगह, लेकिन अब अगले सप्ताह के लिए ऐसे कौन से प्रमुख डेटा हैं जिन पर भी ट्रेडर को नजर रखनी चाहिए? देखिए, डेटा के ऊपर तो ऐसा कुछ खास कोई डेटा अभी अगले हफ्ते नहीं है जिसमें, क्योंकि सारे डेटा जो इस महीने के हैं, चाहे वो सीपीआई डेटा है, चाहे वो नॉन फॉर्म पेरोल डेटा है, रिटेल सेल्स डेटा, वो सारे के सारे डेटा जो है वो आ चुके हैं। अगले हफ्ते जो हमें नजर रखनी है वो टैरिफ्स के ऊपर रखनी है। टैरिफ्स को लेके स्टेटमेंट्स क्या आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहीं एक छोटा सा सेंटेंस दिया जिसको मीडिया ने बड़ा नहीं बनाया कि वो चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट उसमें आता है जहां पे हम ये मान के चल रहे हैं कि यूएस और चाइना का जो है वो एक ट्रेड वॉर खत्म होने की तरफ है, ऐसा कुछ होता है तो फिर हम गोल्ड सिल्वर में एक अलग सा मूवमेंट आते हुए देख सकते हैं। एल्स मुझे लगता है कि सेल ऑन बाउंस की रणनीति नेक्स्ट वीक के लिए ठीक रहेगी। जी, और अलास्का से आए बयानों का चांदी पर क्या असर होगा? देखिए, चांदी जो है वो 3880 3885 के लेवल को बिल्कुल तोड़ने के लिए रेडी नहीं है। मतलब कमल जी अगर देखें तो बिल्कुल स्ट्रांगली जो है बुल्स जो है वो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं, बियर्स अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। और हमने देखा कि 38 के लेवल के आसपास जो है इसने क्लोजिंग दी है। तो मुझे लगता है कि अनटिल अनलेस 36 का लेवल या 39 का लेवल नहीं टूटता तब तक चांदी ये 10% की रेंज में काम करेगी। 36 और 39 की रेंज में, रेंज बहुत बड़ी है और बहुत रिस्की है यहाँ पे चांदी। तो चांदी में जो हमें अपनी पोजीशंस लेनी है वो एकदम वॉल के आसपास लेनी है। वॉल के आसपास का मतलब ये है कि अगर 3680 3685 के आसपास आता है, 3660 आता है, वहां पे आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते हैं। क्योंकि ब्रॉडर ट्रेंड जो है वो अभी भी बाय का बना हुआ है, ब्रॉडर ट्रेंड अभी भी तेजी का बना हुआ है। तो आप अगर किसी भी करेक्शन में 3750 3720 3680 ये लेवल्स आते हैं तो यहाँ पे आप जो है 36 के स्टॉप लॉस से थोड़ी थोड़ी बाइंग आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रॉडर ट्रेंड जो है वो अभी भी कमल जी बड़ा तेजी का बना हुआ है। आपका कोई डिस्क्लेमर नितिन जी? कमल जी, अभी मेरी किसी भी तरह की ना फिजिकल मार्केट्स में पोजीशन है ना एमसीएक्स के अंदर पोजीशन है। हमने लास्ट वीक जब फेसबुक के ऊपर अपडेट दिया था कि हम लॉन्ग से एग्जिट कर रहे हैं, तो वहां पे मैंने अपनी सारी पोजीशन से एग्जिट कर दी। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी।